ओके, देखिए स्टैंडर्ड टेक्निक क्या है वो तो हमें मालूम है, वो तो वायरोलॉजिस्ट बोल देते हैं कि ये स्टैंडर्ड टेक्निक है। तो मैं आपने भी वही बताया बोल रहा कि हूँ, यही इतना ही सबूत है कल्चर का भी, बट कल्चर यूज करके भी ऐसा सिद्ध नहीं होता कि वायरस नहीं है उसमें। कल्चर में उगा के फिर उसको, जैसे मैंने बताया, अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन में वायरस को अलग करते, उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होल जीनोम सीक्वेंसिंग होता है। तो इसके बेसिस पे हम पता करते कि वायरस ही है वो। उसको कल्चर में डाल दिया, उसके बाद भी हम पता कर सकते हैं। खाली सैंपल से आने की जरूरत नहीं है। आपके सैंपल में क्या है, आप जब सैंपल लेते हो किसी के थ्रोट से, उसमें भी सेल्स ही है ना। तो सेल्स को तो अलग करना पड़ता है सेंट्रिफिकेशन से। तो उसको सेल कल्चर में डाल दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है ज्यादा? वही तो कर रहे हो ना। हमें हम वही हाँ, क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे आप दो चीज बोले हैं कि कोई भी वायरस का ऐसे किए हैं कि डायरेक्ट सैंपल से आइसोलेट किए हैं और फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करके उसको आइडेंटिफाई किया है। यस। ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग किए हैं उसका रेफरेंस कहां से मिला? एक कोई ओरिजिनल वर्क होगा, उसमें एस्टेब्लिश किया होगा, आइसोलेट करके एस्टेब्लिश किया होगा, पैथोजेनिसिटी एस्टेब्लिश किया होगा, वहां से रेफरेंस निकला और बाद में फॉलो किया गया कि पार्टिकल उठाए, उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करके उस रेफरेंस के साथ मिला के आइडेंटिफाई कर लिया। बिल्कुल सही तो है ये आपकी जो बात। ओरिजिनल, बिल्कुल हाँ हाँ, सही है। ये जो ओरिजिनल वर्क है, यही जो ओरिजिनल वर्क है, जैसे आप जो बोल रहे हैं, जो भी वायरस का बोल रहे हैं, ऐसे सार्कोव-2 का भी बात आते हैं। ये तो हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, उस वायरस के बारे में बाद में बात करेंगे। ये जो सार्कोव-2 का जो ओरिजिनल पेपर है वो चाइना का है। उन लोगों ने जो जीनोम सीक्वेंसिंग किया, उसका जो रेफरेंस वगैरह जो डाटा बैंक में डाला, हम लोगों ने सारा कुछ देखा। वहां पे एस्टेब्लिश किया ही नहीं कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है, सार्कोव-2। और उस प्यूरिफाइड सैंपल से, जैसे आपने अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूगेशन का पेपर दिखाया, उसमें लिखा हुआ है कि वायरस पार्टिकल को प्यूरिफाई करना जरूरी है, मस्ट बी प्यूरिफाइड। और उसके बाद एक पैराग्राफ में पहला सेंटेंस में लिखा हुआ है कि आप जीनोम सीक्वेंसिंग से पहले वायरस पार्टिकल को मस्ट बी प्यूरिफाइड। तो ये दोनों चीज, पहले प्यूरिफिकेशन करके उस एंटिटी को एस्टेब्लिश करना, और दूसरा जीनोम सीक्वेंसिंग से पहले आपको उस पार्टिकल को प्यूरिफाई करना, यही चीज पूरे एंटायर जो वायरोलॉजी का पेपर है, जैसे हम लोग आगे दिखाएंगे, जैसे आईसीएमआर का पेपर है, चाइना का पेपर है, चाइना का पेपर ही हम ले लेते हैं, वो क्योंकि ओरिजिनल वर्क है, उसी से सारा दुनिया में फॉलो किया गया, उसी रेफरेंस को, उस जीनोम सीक्वेंसिंग का रेफरेंस को पूरी दुनिया में किया गया। अगर ओरिजिनल में ही गड़बड़ है तो बाकी जो फॉलो किया ऑटोमेटिक वो कोलैप्स हो जाता है और सारे नहीं नहीं, फ्रॉडुलेंट हो जाते हैं। वो आपकी सही बात नहीं है। तो आप खत्म करो, मैं बताता हूँ। हाँ, अच्छा, दूसरा बात है, आप बोल रहे हैं कि सैंपल लेके उसको ग्रो किया जाता है। तो पहली बात है कि सैंपल में वायरस होते हैं, पहले आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आपके सैंपल में चाहे भले एक वायरस होना तो पड़ेगा। अगर थोड़ा सा सैंपल से नहीं होता है तो ज्यादा करके लार निकालिए, मुंह से वोमिटिंग करा के निकालिए, निकाल के उसमें निकालिए, एस्टेब्लिश कर दीजिए, बात खत्म हो जाता है। कोई क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं होता है। पूरी दुनिया में जो ये क्वेश्चन उठ रहा है कि आइसोलेशन नहीं हो रहा है, वही तो है कि आप ज्यादा करके लाड़ लीजिए। अब 2 आदमी का, 3 आदमी का, जितना भी डिजीज पर्सन है, 50 आदमी का लाड़ लेके मग्गा में लीजिए और बाल्टी में लीजिए, लेके वहां से वायरस आइसोलेट करके दिखा दीजिए। इतना सा तो बात है, आपको ग्रो करने की जरूरत क्या पड़ता है। दूसरा बात है, जब आप वहां से, जब सैंपल से आप निकाल नहीं पा रहे, आपको पता नहीं, संदेह है, मतलब यहाँ पे वायरस है कि नहीं है सैंपल में, आप उसके बाद भी उसको क्या कर रहे हैं, वो सेल कल्चर में डाल रहे हैं। तो पूरा का पूरा चीज में कोई क्लियरिटी नाम का चीज ही नहीं रहा। साइंस का मतलब है एक्ट ऑफ क्लियरिटी। यहाँ पे तो क्लियरिटी का कोई नाम निशान नहीं है, सारा कुछ अंधकार में है। अननोन पार्टिकल, आप सैंपल को लिए, उसके बाद किया, डेब्री वगैरह हटाए, बाद में किया, पार्टिकल रह गया, आपने एस्टेब्लिश नहीं किया, फिर आपने सेल कल्चर में डाल दिया। वहां पे बहुत सारा चीज है, और भी सेल है, जिससे किडनी जो ग्रीन मार्क की सेल है, उसमें से टिश्यू कल्चर, टिश्यू जो लिया गया उसमें भी तो सेल है, उसमें भी बहुत सारा चीज है। आपने सैंपल लिया, उसके बाद उसको वहां पे डाल दिया, सारा मिक्सचर हो गया, कोई क्लियरिटी नहीं है। तो कैसे पता, कैसे एस्टेब्लिश किया आपने? मतलब ये आपको नहीं बोल रहा हूं कि हमारा जो क्वेश्चन है, कैसे एस्टेब्लिश किया कि एक पार्टिकल है और जो डिजीज कॉज करता है, जो भीतर में जाके ग्रो करता है। क्योंकि आपके सैंपल से आप जिस तरह का डेफिनेशन देते हैं कि भीतर जाके, ह्यूमन के भीतर जाके सेल को तोड़ तोड़ के मल्टीप्लीकेशन करके आदमी को बीमार बनाता है, तो बहुत सारे पार्टिकल उस तरह का होना चाहिए, सेम कैटेगरी का, यूनिक टाइप का। तो सैंपल में तो ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर वहां पे लॉजिक लगाते हैं कि इंटरसेलुलर है। इंटरसेलुलर कैसे पता चल गया? आपने जरूर कोई सेल को तोड़ के देखा होगा,
तो ह्यूमन का आप सेल लीजिए, उसको तोड़ के दिखाइए, उसके भीतर कहाँ है वायरस, उसको एस्टेब्लिश करिए। और वायरस पार्टिकल को आप तभी वायरस बोल सकते हैं जब उस पार्टिकल को पहले आइसोलेट करके प्यूरिफाई करेंगे, उसके बाद उसको आप पैथोजेनिसिटी करेंगे। पहला ओरिजिनल वर्क वही ओरिजिनल वर्क ही नहीं है, ओरिजिनल वर्क में ही सारा गड़बड़ी है और सारा फॉलो कर रहे हैं। आप जितना भी रिसर्च पेपर दिखाए सारे फॉलोइंग पेपर है, फॉलोइंग पेपर। ओरिजिनल पेपर दिखाइए, ओरिजिनल पेपर चाइना का है, आप चाइना का लीजिए, हम लोग दिखा सकते हैं। चाइना जो ओरिजिनल पेपर है, इससे ही सारा सार्स-CoV-2 वायरस का फॉलो हुआ है, सारा रिसर्च सारी दुनिया में। ओरिजिनल पेपर को हम लोग दिखाना चाहते हैं, उसको एक बार देख लीजिए। जितेंद्र जी, मुफस्सिल जी, आप ओरिजिनल पेपर को निकालिए जहां से सारा कुछ निकल के आया है, सारा जो फॉलो हुआ है। ओरिजिनल पेपर में अगर गड़बड़ है, ऐसा रेफरेंस गड़बड़ हो गया जीनोम सीक्वेंसिंग का, आपका प्रेमिस ही फ्लॉड है, तो आप वो ओरिजिनल पेपर पे जाके कुछ दिखा नहीं सकोगे, बिकॉज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूज करके हर एक पेपर में उसके बाद भी वो लोग प्रीवियस जेनेटिक्स पे डिपेंड नहीं कर रहे। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूज करना यही तो मतलब उन्होंने प्यूरिफाई ही नहीं किया, अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन में प्यूरिफाई ही नहीं किया। तो अभी मेरी बात मत काटिए, मैंने पंकज जी को सुना, तो फिर ये क्यों काट रहे मुझे? एक एक को बात बोलने क्योंकि दीजिए, अल्ट्रा ऐसे ही सेंट्रिफिकेशन बनेगा। मैं चाहता था तो पंकज जी को टोक के बोल सकता था, मैंने सुना उनकी बात 5 मिनट, अभी मुझे सुनिए। पहली बात देखो, ये उनका जो प्रेमिस है कि पहले पेपर में अगर दिक्कत है तो बाद में के पेपर में दिक्कत आएगा, वो गलत प्रेमिस है। बिकॉज बाद में के पेपर में भी अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूज होता है। ऐसा नहीं है कि बाद में के पेपर में खाली आरटीपीसीआर लगा के वो लोग ढूंढते हैं और वो पहले के जीनोम के रेफरेंस पे रिलाई कर रहे हैं। बाद में वाले पेपर में भी जो पब्लिश हुए हैं और साइंटिस्ट ने आइसोलेट किया, उसमें अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूज होता है। अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन का प्रोसेस मैंने इसके लिए समझा बिकॉज अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन के एंड में एम्प्टी वायरस पार्टिकल को भी अलग कर सकते हैं लोडेड वायरस पार्टिकल से। तो जो पेपर्स में वो लोग बोल रहे हैं अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन यूज होता है, वो कल्चर के बाद यूज होता है। अभी आपकी डिबेट वहां पे आती है, आप बोल रहे हो कि कल्चर यूज किए बिना मुझे बताओ कि सीधे सैंपल से लेके उसको अल्ट्रा सेंट्रिफ्यूज किया और बिल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी किया है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि SARS-CoV-2 के लिए ऐसा सबूत नहीं है, बिकॉज उन लोग ने सेल कल्चर ही यूज किया है। तो मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ ये, और फिर मैं ये भी बता रहा हूँ कि सेल कल्चर यूज करने में दिक्कत क्यों नहीं है, वो लॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ। जब आप मेरे थ्रोट से सैंपल लेंगे, उसमें भी सेल्स रहेंगे, उसको भी अलग करना पड़ता है ना। तो आप मैंने सेल कल्चर में डाल दिया, उससे आप ये कैसे कह सकते हो कि वायरस हम अलग नहीं कर सकते? ऑलरेडी मेरे सैंपल में सेल्स है, मैं सेल कल्चर में डाल रहा हूँ बिकॉज मुझे चाहिए कि क्वांटिटी बराबर आए उसमें। इसके लिए उस टेक्निक को स्टैंडर्डाइज किया गया है। इसके लिए वैज्ञानिक दुनिया भर से एक सेल लाइन यूज करते हैं ताकि कंसिस्टेंटली उसको डिटेक्ट किया जा सके उस तरीके से। तो आपका जो आर्ग्यूमेंट कौन सी सेल लाइन यूज होता है? देखो, कौन सी सेल लाइन यूज होती है? तो ह्यूमन एयरवे एपिथेलियल सेल्स भी यूज किए गए हैं आइसोलेट करने के लिए, बट कॉमनली वीरोमोंकी किडनी सेल्स यूज होते हैं। पर ऐसा नहीं है कि उसको ह्यूमन सेल लाइन में आइसोलेट नहीं किया गया है। ह्यूमन सेल लाइन में भी SARS-CoV-2 को गुगा के आइसोलेट किया गया है, उसका पेपर में भी आपको बता सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि आप लोग आके बोल रहे हो कि सीधा जब सैंपल थ्रोट से आएगा तभी हम मानेंगे, ये लॉजिकल फ्लॉ है। बिकॉज मेरे सैंपल में भी सेल्स है, तो फिर उसको अलग करने के लिए तो अल्ट्रा सेंट्रिफिकेशन बनाया गया है। अभी मैं वो मेरे सैंपल को सेल कल्चर में डालूंगा, सेल्स की लाइन में डालूंगा, तो मैं ज्यादा क्या कर रहा हूँ? मेरे पास भी सेल्स है, मैं सेल्स में ही डाल रहा हूँ, और फिर हम लोग सेल्स को अलग कर रहे हैं वायरस से। इतना कॉमन सेंस का प्रोसीजर है। फिर आप लोग आके ऐसे आरटीआई डालते हो, डिमांड करते हो कि सीधा थ्रोट से आएगा तभी हम मानेंगे। आईसीएमआर पेपर भेजती है आपको कि कल्चर में उगाया गया है, तो आप लोग बोलते हो कि नहीं कल्चर में उगाया गया है, सीधे सैंपल से नहीं लिया गया, इसके लिए हम नहीं मानते। तो ये लॉजिकल फ्लॉ है ना, वो मैं आपको आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ यहाँ पे। आशुतोष जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसमें। आशुतोष जी, क्या एक घंटा 20 मिनट हो गया है और मुझे उसमें से सज्जन ने जो कुछ भी बोल दिया है मुझे उस पर रोकना पड़ेगा। तो उसमें कोविड SARS-CoV का मेरा चैनल उड़ जाएगा भाई। नहीं, वो आप एडिट कीजिए, आप एडिट कीजिए उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंशन मत लो, वैक्सीन नहीं बोलेंगे तो नहीं उड़ेगा। नहीं, वो आप देख लीजिए कैसे एडिट करना है। मेरा कहना यह है कि हम पहले वायरस की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है? तो वायरस की डेफिनेशन में क्या है कि इट इज अ सब माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, नॉन सेल्युलर स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ अ कोर ऑफ DNA और RNA surrounded by a protein coat that requires a living host cell to replicate, a living host cell। अभी SARS-2 कोरोना वायरस, जो नोवेल कोरोना वायरस है, उसके लिए ह्यूमन बीइंग होस्ट है। मंकी का किडनी सेल उसका होस्ट नहीं हो सकता है, बिल्ली उसका होस्ट नहीं हो सकता है।
चींटी ऐसा नहीं उसका होस्ट नहीं हो सकती है। H2 रिसेप्टर रहते हैं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अभी काट रहे हो आशुतोष जी, इसको बोल दीजिए एक बार, फिर मैं बात करूंगा। बोलिए 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 बोलिए। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप जो बोल रहे ना ऐसा नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है कि आरटीपीसीआर किसी की भी पॉजिटिव आ सकती है। इसका मतलब ये है कि आरटीपीसीआर स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब आप जिसके आधार पे आपने डायग्नोसिस किया है वो गलत हो रहा है। लेकिन मेरा मुद्दा अलग है। होस्ट सेल ह्यूमन बीइंग है तो आपको ह्यूमन बीइंग का ही ऑर्गन आपको इस्तेमाल करना होगा सेल कल्चर के लिए। आपको कितना ह्यूमन सेल कल्चर चाहिए? आप क्यों कैंसरस सेल का यूज कर रहे हो? आप क्यों मंकी का टिश्यू यूज कर रहे हो? ये बात पहली। दूसरी बात, ये सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जब 30,000 40,000 आरपीएम होता है तो क्या तो वायरस, अगर वायरस होता है तो क्या इंटैक्ट रहेगा? वो इंटैक्ट नहीं रहता है। वो ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेड होता है। आपने अगर वो जो पेपर मतलब वो जो ये दिखाया वो जापानीज का, उसमें वो क्लियर कट कर रहा है कि वायरस नहीं, वायरस फ्रेगमेंट्स, वहां पे कोई वायरस नहीं। और दूसरी बात, आपने पहले से ही तय कर दिया कि वहां एक ही वायरस है, नोवेल कोरोना वायरस। बहुत सारे हो सकते हैं, एक ही वजन के, एक ही साइज के। आपने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया कि कोरोना वायरस जैसा कोई दूसरा नहीं है? और आपने कैसे इसको एस्टेब्लिश किया कि कोई बीमारी हो रही है उसी वजह से हुई? आपने पहले तय कर दिया है कि जो भी हो ये वायरस की वजह से ही बीमारी है और उसको ढूंढना है हमें, और कुछ नहीं। इस तरीके से वो गया है। तो मेरी बात यह है कि होस्ट सेल का मतलब ह्यूमन बीइंग का टिश्यू ही होना चाहिए। अगर डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हो तो, अगर डेफिनेशन ही आपने इन्फिनाइट कर दी, डेफिनेट नहीं रखी, तो कुछ भी हो सकता है। तो वायरोलॉजी एक साइंस ना होके एक फेक साइंस हो जाता है। अभी मेरी बात हो गई। अब अपने को थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा। योहान के आंसर का इंतजार दूसरे दिन देना पड़ेगा। योहान, आप दोगे आंसर क्या? सिर्फ 2 मिनट में टाइम दे बोल सकता दूं, मेरे पास सबूत है कि ह्यूमन एयरवे एपिथेलियल सेल से भी आइसोलेट किया गया है। खाली वीरोमंकी। ठीक है, चलिए आप बोल दीजिए, फटाफट बोल दीजिए। नहीं, मैं वही बोल रहा था, बस उनकी बाकी तो आर्ग्यूमेंट लंबी है तो हम लोग आराम से नेक्स्ट शो में डिस्कस करते हैं। बट ये कहना कि उसको ह्यूमन सेल्स में उगाया नहीं गया, ये गलत है। मेरे पास बहुत सारे पेपर थे जहाँ पे ह्यूमन सेल्स को यूज करके भी आइसोलेट किया जाता है। बाकी के आर्ग्यूमेंट बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं बोलूंगा यहाँ पे 15 मिनट निकल देखिए, मेरा पहला पॉइंट ही अभी तक फिनिश हुआ नहीं है। मेरा पहला पॉइंट ये था कि आप जो है ह्यूमन के सैंपल से, आप ह्यूमन टिश्यू में आप वायरस क्यों नहीं देख रहे हैं? आप उसको सेंट्रीफ्यूज क्यों करते हैं? आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और रही बात कि आपने बताया कि उस वायरस को या बैक्टीरिया को आप कॉन्फोकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक एक वायरस को आप देख सकते हैं, तो पहले आपको ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि वो वायरस ही है वो, जिसको आप एक एक करके सेपरेट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। दोनों दर्शक इस बात को समझ गए हैं जो आपने अभी बताया कि आप सिंगल वायरस को जब ह्यूमन के इसमें है, आप वहां से निकाल करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। योहान कह रहे हैं कि कल्चर करके कर सकते हैं। कल्चर तो मीडियम है भाई, कल्चर का कोई मतलब नहीं होता है। कल्चर इज ए मीडियम टू डिटेक्ट। कल्चर इज ए मीडियम टू डिटेक्ट। इट इज एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं आप आशुतोष जी एक सेकंड मैं बोलना चाहता हूँ कि डिटेक्शन को लेकर के अभी योहान का कहना है कि ह्यूमन बॉडी से ही लेकर के कोई बंदर से या किसी और होस्ट से उन्होंने नहीं लिया है। अब ये और बात है कि बाकी जो डॉक्टर सचिन के आर्गुमेंट हैं वो वैलिड आर्गुमेंट हैं, उस पर योहान को दूसरे तरीके से आंसर देना पड़ेगा। और डॉक्टर मुफस्सिल ने भी जो कहा है वो भी वैलिड है। और इनके भी सवाल जो हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये कल्चर और डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। अब इस तरीके पर फिर दोबारा हम लोग करेंगे। अभी ट्रू सी है, अभी टक्कर खत्म नहीं हुई है, ये आर्गुमेंट जारी रहेगा। लेकिन हमें थोड़ा सा जो इस डिबेट में कुछ अंश जो उन्होंने बोला है उसको हमको थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। लेकिन 1 घंटा 30 मिनट से ज्यादा हो चुका है हमारा डिबेट, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में फिर दोबारा हम लोग जुड़ेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। इट इज ए साइंटिफिक डिस्कोर्स एंड वी नीड more and more discourse so that people should get
द रियल इंफॉर्मेशन। और इसमें कोई किसी को हराने की बात नहीं है, जो सही बात है उस पर सब हम लोग एग्री भी करेंगे, ना कोई किसी को नीचा दिखाएगा, ना ही किसी को कोई हराएगा। विज्ञान की बात, डिस्कोर्स हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो हमारे पैनलिस्ट हमको माफ करेंगे, हम डिस्कोर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी वीक में दोबारा हम इस टक्कर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।